रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अभी ये क्या बना है, चलो छोड़ो। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अभी तक रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये चीज तो साबित कर दी कि दैट एटम के अंदर बहुत ज्यादा फ्री स्पेस प्रेजेंट होता है, और एटम से जब कोई भी रे टकराने जाएगी तो एक सर्टेन डिस्टेंस होने से पहले ही, कोई रे नहीं, अल्फा पार्टिकल, सिर्फ अल्फा पार्टिकल जाने से पहले ही, जाते ही डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच से ही वो अपनी डिस्टेंस अपना डायरेक्शन वापस रीअटेन कर लेगी। तो ये सारी की सारी चीजें रदरफोर्ड और उनके कॉलेजियस उनके स्टूडेंट्स नहीं थे, उनके फ्रेंड्स ने मिलके ये सारी चीजें बताई, ठीक। बट नाम आता है सिर्फ और सिर्फ रदरफोर्ड, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये सारी की सारी आइडियाज दी थी। वो सिर्फ और सिर्फ दो लोग जो और थे इनके साथ, वो कंडक्ट कर रहे थे सिर्फ, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ओवर होने के बाद, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच का पता चलने के बाद, रदरफोर्ड ने अपना खुद का न्यूक्लियर मॉडल दिया फॉर एटम्स के लिए अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया। उन्होंने एक्सप्रेस किया कि कैसे एक एटम हो सकता है, प्रिडिक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि एटम शुड बी लाइक दिस। तो क्या बोला उन्होंने, तो उसको समझते हैं। रदरफोर्ड ने बोला कि दैट एटम में एक डेंस कोर प्रेजेंट रहता है, वो डेंस कोर मेनली पॉजिटिव चार्जेस का बना हुआ होता है, कुछ पॉजिटिव चार्जेस का बना हुआ होता है, और ये डेंस कोर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, NUCLEUS, न्यूक्लियस बोलते हैं, जहां मास मतलब एटम का ज्यादातर मास, मतलब मोर देन सिर्फ कुछ ही अमाउंट में, मतलब नियरली टोटल मास बोल सकते हो, नियरली टोटल मास, ठीक। तो नियरली टोटल मास इसी पूरे के पूरे न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है। समझ आया? जब इसका एक बार वो देख लो, सही है वीडियो? हाँ सही है, ठीक। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के हिसाब से न्यूक्लियस एटम में एक डेंस कोर प्रेजेंट रहता है बीचों बीच, जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है, जिसमें टोटल मास एटम का कंसंट्रेटेड रहता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, इस डेंस कोर को तो हम न्यूक्लियस बोलते हैं, बाईएस, ठीक है। नेक्स्टली ये पहला पॉइंट था, ठीक है। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, और इसके अलावा क्या बोला, उन्होंने ये बात भी बताया कि दैट सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के चारों तरफ रोटेट करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस एटम के चारों तरफ रोटेट करेंगे, ठीक है। एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट मत यूज करो, एक ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं, ये बोला उन्होंने। थर्डली पॉइंट ये भी बोला कि दैट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में प्रेजेंट होंगे, सेम टू सेम उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, यानी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस पे, ठीक है। ये सेल्स में प्रेजेंट रहेंगे, और ये न्यूक्लियस में, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे। इसी कारण से एक एटम न्यूट्रल होता है। ये भी कंडीशन, चलो भाई कुछ कंडीशन तो इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए गए। ये हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक। अब कुछ ऐसी चीजें इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी था। उससे पहले एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उन्होंने बोला कि दैट ज्यादातर जो एरिया रहेगा, मतलब ज्यादातर सिंपली बोल सकते हो कि ज्यादातर जो एटम का रेडियस रहेगा, ठीक है, एटम का रेडियस के हिसाब से, अगर एटम का रेडियस मान लो r है, ठीक है, एटम का रेडियस अगर r है, तो उसमें से ज्यादातर r किसके लिए रहेगा, सेल्स के लिए रहेगा। उसमें से जो न्यूक्लियस रहेगा वो पूरे एटम के रेडियस का कुछ ही पार्ट होगा, मतलब एटम के हिसाब से जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन दैट ऑफ साइज ऑफ एटम। एटम की साइज के हिसाब से न्यूक्लियस की साइज बहुत ज्यादा कम होगी। अगर
मान लेते हैं, मानना नहीं है, वैसे तो होता ही है ऐसा, ठीक। वहीं आगे उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट करके बताया कि दैट न्यूक्लियस की साइज करीब करीब 10⁻⁻15 मीटर्स होती है। और वहीं किसकी, डायामीटर की बात कर रहा हूं, डायामीटर, ठीक है। न्यूक्लियस का डायामीटर करीब करीब 10⁻⁻15 मीटर होता है। और वहीं पूरा का पूरा एटम का साइज, एटम का डायामीटर करीब करीब 10⁻⁻10 मीटर होता है। मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। मतलब ये जो न्यूक्लियस बीचों बीच प्रेजेंट होगा ये बहुत ही छोटा होगा। अब ये यहां पास इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहेंगे। और इससे ये भी मालूम चल गया कि मतलब अगर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा है और ये ज्यादातर स्पेस ये सेल्स घेरे हुए हैं, तो मतलब एटम में बहुत ज्यादा फ्री स्पेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और उन्होंने अपने फ्री स्पेस का कॉन्सेप्ट भी यहीं एक्सप्लेन कर दिया। अब ये सारे के सारे थे जो उनके पोस्टुलेट्स, जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कहा, ठीक। चलो, तो अब आता है, ये कंप्लीट हो गया हो तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल तो अच्छा खासा चीजें बता रहा था, बट ये कई चीजों का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसके ड्रॉबैक्स भी अच्छे खासे आ रहे थे, जैसे कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ऐसे कैसे, एटम की स्टेबिलिटी, ड्रॉबैक्स लिखते हैं। ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये कॉन्सेप्ट क्या है, उन्होंने तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया कि एटम न्यूट्रल होता है और किस कारण से, ये भी, बट ये कारण नहीं है भाई। स्टेबिलिटी मतलब कि इनके मॉडल से एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल पा रहा था कि एटम कंप्लीटली स्टेबल है। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं, जिसके कारण एटम एक न्यूट्रल होता है और ये स्टेबल्ड बनाता है उसे। ये सही है, ये गलत है ये मैं नहीं बोलूंगा, ये सही है। बट दूसरी चीज स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बेसिस पे आ रही है, दैट मेन कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दी, अगर क्या, अकॉर्डिंग टू दी अगर हम देखा जाए कि एटम की स्टेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। अगर हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हिसाब से देखें, क्लासिकल CLASSICL क्लासिकल इलेक्ट्रो डायनेमिक्स, ठीक। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरीज के हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई भी चीज या फिर कोई भी पार्टिकल किसी भी चीज के अराउंड अगर घूमता है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करता है, मतलब लूज करता है या फिर एमिट करता है अपने चारों ओर। अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस घूमते रहते हैं और कुछ कुछ अमाउंट में एनर्जी लिबरेट करते रहेंगे, ठीक है, रेडिएट करते रहेंगे, तो एक ऐसी कंडीशन आनी चाहिए ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑसिलेशन के कारण कि ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 करके न्यूक्लियस में ही कूद जाए। बट ऐसा तो नहीं होता। अब अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में कोई भी एटम नहीं बचता, ठीक। और ये तो एटम सारे के सारे एटम्स ब्लास्ट हो जाते। तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरीज के हिसाब से, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरीज के हिसाब से। देखो फिर से सुनो, अब ये सारी चीजें कैसे क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा, देखो इन्होंने, रदरफोर्ड ने यह भी बोला कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे उनका कोई फिक्स रेडियस का ऑर्बिट नहीं होगा,
ठीक है, रेडियस का फिक्स ऑर्बिट यानी सॉरी ऑर्बिट का फिक्स रेडियस नहीं रहेगा। ये न्यूक्लियस, इतना न्यूक्लियस है अपने पास, मान लो इस न्यूक्लियस के इतने रेडियस में भी ये मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और अगली बार हो सकता है इतने रेडियस में भी मूव कर सकते हैं। उसका कोई का फिक्स ऑर्बिट नहीं रहेगा, मतलब n1 हो सकता है 5 मीटर भी हो, ऐसा मैं बता रहा हूं सिर्फ एग्जांपल के लिए, ऐसा एग्जाम में मत लिखना, ठीक है, और हो सकता है ये 10 मीटर भी हो सकता है। तो ये इन्होंने फिक्स रेडियस नहीं बताया, ठीक है। तो इसके कारण एक ये स्टेबिलिटी लॉस हो गए, मतलब अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन्स हर बार ऐसे मूव करते करते इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी के हिसाब से वो थोड़ा थोड़ा एनर्जी लॉस करेंगे और थोड़ा थोड़ा एनर्जी एमिट करेंगे, तो यहां कूलम्ब फोर्स के कारण ये इसी में कूद जाना चाहिए। पर ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा अगर होता तो आज कोई एटम दुनिया में नहीं रहता। तो ये कॉन्सेप्ट यानी ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये कॉन्सेप्ट। तो अब यहां जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर चारों तरफ घूम रहा है, अगर ये थोड़ा थोड़ा एनर्जी लॉस भी कर रहा है, ये तो पहली बात हो गई कि ये कूद जाना चाहिए। दूसरा बात कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है और थोड़ा थोड़ा एनर्जी लॉस कर रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि एटम्स में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आखिरी में बचे, नेगेटिव चार्ज पूरा गायब हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एकदम क्या होना चाहिए, नल होने जाना चाहिए। पर यहां तो कुछ ऐसा नहीं होता, ये भी कंडीशन है। तो ये भी सारी की सारी चीजें स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दूसरा आता है ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम जनरली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, एक सिंपल स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है सिंपल स्पेक्ट्रम, सॉरी कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम मेनली दो टाइप्स में डिवाइड है, ठीक है। आगे ये जाके कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम की पूरी डिस्कशन करेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दो टाइप्स में, ठीक। तो इसका डिटेल में स्टडी करेंगे आगे जाके, बट यहां से समझ के चलो कि ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा। सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम। कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इसका एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक हो गया। चलो आगे बढ़े, एक स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम, ठीक। तो फाइनली ये दो ड्रॉबैक्स आ जाएंगे, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दूसरा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम। कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम में एक और बात समझ लो, देखो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम आखिरकार किस कारण से ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ये भी समझ लेते हैं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। बात का बाद में देखेंगे, ठीक, बाद में ज्यादा देख लेंगे इससे रिलेटेड। कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम का मतलब है वो यहां पास रदरफोर्ड ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में रिमूव कर सकते हैं, मतलब किसी भी ऑर्बिट में क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। उसका रेडियस फिक्स नहीं होगा। अगर रेडियस फिक्स नहीं होगा तो हर एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, तो यहां पास ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए था। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में मतलब लगातार स्पेक्ट्रम से स्पेक्ट्रल लाइन से शो करना चाहिए था, बट यहां तो कोई ऐसा नहीं होता। इवन अगर हम सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट एटम ले लेते हैं, जैसे कि सबसे सिंपल एटम क्या हो जाएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1, मास 1, ठीक है। तो ये सारी की चीजें 1 1 1 1 है, फिर भी इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है इसके लिए। तो इवन इतना सिंपल से सिंपल एटम भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ना दे करके लाइन स्पेक्ट्रम देता है। तो ये कैसा कारण है, तो इसी कारण से बोला जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार अगर वो एक फिक्स रेडियस में मूव नहीं करते, एक से अधिक रेडियस में मूव करते हैं, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को बनाना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स एक से अधिक रेडियस में मूव करते चलते हैं लगातार, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देते हैं। बट वही कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम बन जाता है। बट यहां पास अगर फर्दर एक ही ऑर्बिट में मूव करते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में, तो लाइन स्पेक्ट्रम देता है। तो ये थोड़ा सा आगे जाके इसका और डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम समझ आए, मतलब रेडियस इसका फिक्स रेडियस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ना देने की वजह लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं, और इसको भी रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो ये कुछ थे ड्रॉबैक्स। अब इन्हीं ड्रॉबैक्स को
कंप्लीट किया नेक्स्ट मॉडल यानी बोर्स मॉडल ऑफ एटम ने। आगे स्टार्ट करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब फर्दर रदरफोर्ड के बाद जो साइंटिस्ट आए और जिन्होंने एक अप्रोप्रिएट एटम का मॉडल दिया वो थे बोर्स। बोर्स ने कुछ नहीं किया, बोर्स ने क्वांटम मैकेनिज्म का यूज करके ये क्या एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड मॉडल्स को ही सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड कर दिया। उन्होंने ज्यादा कुछ मेहनत नहीं किया, मेहनत तो किया भाई, ठीक है, क्वांटम्स का इस्तेमाल करना, क्वांटम के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना हलवा बात नहीं है, ठीक। तो प्लैंक क्वांटम मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को ही रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल को ही उन्होंने फर्दर मॉडिफाइड करके बोर्स मॉडल ऑफ एटम में बदल दिया। तो बोर्स ने आखिरकार अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए, ठीक, क्योंकि अभी भी कॉन्सेप्ट की कमी थी, क्योंकि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा स्टेबिलिटी वाला झंझट था, ये दोनों चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी, ठीक। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोर्स ने क्या यूज किया, क्वांटम मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया, फिर बोल सकते हो प्लैंक क्वांटम मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया। इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल को एक्सप्लेन किया। अब जो एक्सप्लेन करने के लिए मेनली जो उन्होंने बोला, उस मेनली सारे के सारे टर्म्स को उनके बोर्ड्स के पोस्टुलेट्स बोला जाता है, फैमिली बोर्ड्स पोस्टुलेट के नाम से ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो सारे पोस्टुलेट्स की हम भी बात कर लेते हैं एक से एक। तो इन्होंने भी पहली बात ये कहा कि दैट न्यूक्लियर, एक एटम के में एक कोर प्रेजेंट होता है, उस कोर में ही ज्यादातर एटम्स का मास प्रेजेंट होता है और वो कोर पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं किसी भी एटम का। ये भी इन्होंने भी सेम टू सेम वही कहा चीजें, और ज्यादातर मास न्यूक्लियस में ही पूरे एटम भर का सिचुएटेड रहता है। ये पहली बात कहा इन्होंने, भाई ये कंसिडरेबल था। नेक्स्ट, अब दूसरी बात ये जो कहा ये बदल दिया गया, भाई बहुत मजेदार था। इन्होंने दूसरा बात जो कहा वो पूरा का पूरा हिस्ट्री बदल दिया। इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स, मतलब कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज के, कुछ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स का इसमें इस्तेमाल किया। हाइपोथेटिकल मतलब मनगढ़ंत कहानी टाइप का, ठीक। तो ऐसा ऐसा होता होगा, क्योंकि उस समय तो कोई डेवलप्ड मैकेनिज्म तो थी नहीं। चलो, तो उन्होंने ये बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट या फिर बोल सकते हो फिक्स्ड सेल में मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। और जब तक ये फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेंगे, ये इस एटम जब तक इस फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेगा, ये कोई भी एनर्जी एमिट या रेडिएट नहीं करेगा। नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। ठीक, जब तक ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेंगे तो कोई भी एनर्जी एमिट या रेडिएट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट को क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल्स बोला जाता है, या फिर सिंपली इसे और में एक और फेमस टर्म है स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी सेल्स बोल सकते हो, इसके नाम से भी जाना जाता है। स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी सेल्स, या सेल्स लिख लो, सेल्स है तो सेल्स सही रहेगा, स्टेशनरी सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला, दैट पहला पॉइंट की एक डेंस न्यूक्लियर, एक एटम में डेंस न्यूक्लियर कोर प्रेजेंट रहता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ज्यादातर मास उसी में प्रेजेंट रहता है। ठीक, ये सारी चीजें कहा उन्होंने। सेकंड, और जो जिसने पूरा का पूरा बोर्स मॉडल को बदल के रख दिया, मतलब एक रदरफोर्ड मॉडल में क्रांति ला दी और बोर्स मॉडल बना दिया उसे,
कि दैट इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड सेल में या फिर फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रोटेट करेंगे और जब तक उस स्टेट में वो रहेंगे वो कोई भी एनर्जी रेडिएट या लॉस एनर्जी की लॉस इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेंगे और उस फिक्स्ड ऑर्बिट को हम स्टेशनरी सेल्स बोलते हैं या फिर स्टेशनरी स्टेट भी बोल सकते हो या उसे एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है। ठीक है, स्टेट या एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है। अब ये तो ठीक था, ये तो हाइपोथेटिकल था कॉन्सेप्ट, पर इसको बाद में जाके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी किया गया, वो मजेदार है। ठीक है, मजेदार है। हाइड्रोजन लाइक आयंस में अभी जस्ट इसी के बाद ही पढ़ेंगे इस लेवल के। अब ये तो हो गया सेकंड पॉइंट भी क्लियर। थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला कि दैट जो भी इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में रोटेट करेंगे वो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल्स में प्रेजेंट रहेगा h/2π के। किसके? इंटीग्रल मल्टीपल्स में प्रेजेंट रहेगा h/2π। जिस ऑर्बिट में भी कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा। यहां h क्या है? h इज बेसिकली अ प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और जो कि अगर एक्सप्रेशन के थ्रू इसे लिया जाए तो L इज इक्वल टू L किसके लिए यूज किया जाता है? मोमेंटम के लिए। तो L इज इक्वल टू MEV लिख सकते हैं इज इक्वल टू h/2π। और सिंपली इसको चाहो तो ये लिख सकते हो दैट L इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, सही है। चलो, तो ये एक्सप्रेस किया इस फॉर्मूला के थ्रू L इज इक्वल टू NH/2π और इसे सिंपली MVR भी बोला जाता है, इज इक्वल टू MVR, तो उसको भी लिख लो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा थ्योरी से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और यहाँ पास जो H है तो आपने जान लिया क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। N क्या है? यहाँ पास N हो सकता है 1 2 3 और इसे क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। PRINCIPLE प्रिंसिपल, QUENTUM क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम किसके? h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल्स में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसी ऑर्बिट में मूव करेगा। ये था उनका थर्ड पोस्टुलेट्स। मेनली जो सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा था प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट आता है कि अब यहां पास तो एक और थ्योरी आता है दैट एक पॉइंट आपके दिमाग में निकल के आ रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें सही है, बट कोई भी एटम एनर्जी कैसे एमिट कर रहा है, लाइट कैसे प्रोडक्शन कर देता है। ठीक है, तो ये भी आता है। तो देखो, ये भी प्रोसेस को उन्होंने एक्सप्लेन किया चौथे पॉइंट के थ्रू। मान लो इसका चौथा पॉइंट, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस वाले से इस वाले इलेक्ट्रॉन में मूव करता है। ठीक, बाहर वाले से अंदर वाले में मूव करता है, मतलब मान लेते हैं ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी I और ये ER। ठीक है, EF मान लो। IE क्या आ जाएगा? इनिशियल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल स्टेट। और हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में मूव करेगा तब ये एनर्जी को क्या करेगा? रेडिएट करेगा। ठीक है, एनर्जी को लाइट के फॉर्म में रेडिएट करेगा। तो ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उस समय जो एनर्जी रेडिएट होगी किसी भी एटम के द्वारा वो करीब करीब इक्वल होगी, या फिर एक एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसे लिख लेते हैं तो ज्यादा समझ आ जाएगा। क्या है एक्सप्रेशन? इसका नोट्स मिल जाएगा ना, नोट्स से अच्छे लिख लेना अच्छे से। तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा? जनरली अगर मान लेते हैं कि अपने पास जो EI है वो ऐसे इनिशियल एनर्जी है। क्या इनिशियल एनर्जी है? इनिशियल सेल मतलब बाहर वाले सेल की। ठीक है, और जो अपने पास EF है वो फाइनल एनर्जी है जो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन अंदर वाले सेल पे आ जाएगा। तो मेनली मान लेते हैं NI और NF उसका क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उन सारे सेल्स का। ठीक है,
Ni एंड Nf। और तो फाइनली जो अपने पास H म्यू यानी जो एनर्जी अपने पास रेडिएटेड एनर्जी मिलेगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी यानी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। जो इनिशियल एनर्जी उसके पास शुरू में जो एनर्जी थी हायर स्टेट में, और जो लोअर एनर्जी मतलब नेक्स्ट स्टेट में जैसे ही गया तो यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी रेडिएट की तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो बीच की कहीं एनर्जी अपने को मालूम चल जाएगी H इंटू म्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल एनर्जी जो कि रेडिएट होगी एक एटम के द्वारा जब वो एक हायर स्टेट से लोअर स्टेट्स में यानी लोअर सेल्स में कूदेगा। कंप्लीट। चलो तो बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम सारे के सारे बेसिक समझेंगे हाइड्रोजन लाइक आयंस के बारे में। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना ना, प्रॉब्लम मत करना, पासवर्ड दे देना JP वर्ल्ड।